हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइटोलॉजी का, तो आज अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। उसका जो प्रोटोजोआ पढ़ेंगे आज अपन। प्रोटोजोआ में जो फर्स्ट अमीबा है उसको पढ़ेंगे। अमीबा वाली क्लास थी, एंटाइमा हिस्टोलॉजिका को इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो उससे पहले कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं या जानकारी है उसको आज अपन समझ लेते हैं इस वीडियो में, और उसके बाद अपन एंटाइमा हिस्टोलॉजिका को आगे करेंगे। ठीक है। तो पैरासाइट का मतलब आप समझते ही हैं कि पैरासाइट जो होते हैं वो किसी दूसरे होस्ट पर डिपेंड रहते हैं या किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए। जो भी पैरासाइट्स है, जब वो अपना जीवन यापन करता है, वो लाइफ साइकिल पूर्ण करता है, तो वो खुद से पूर्ण नहीं कर पाता। वो इतना सक्षम नहीं होता कि वो खुद से ही पूरी ज़िंदगी जी ले या लाइफ साइकिल कर ले। तो वो कुछ पर डिपेंड रहता है दूसरे जीवों पर। तो जो जिस जीव पर वो डिपेंड रहता है उसको कहते हैं होस्ट, और जो डिपेंडेंट है उसे कहते हैं पैरासाइट। जो कि डिपेंड रहता है वो है पैरासाइट, और जिस पर डिपेंड है उसको कहते हैं होस्ट। जैसे मान के चलो अमीबा ही मान के चलो, जैसे अमीबा है तो अमीबा क्या है, अपनी लाइफ साइकिल अमीबा, ठीक है, अमीबा ठीक है, जैसे ये अमीबा है। ठीक है। तो अमीबा क्या है कि ये लाइफ साइकिल है जो अमीबा, ये स्वतः है अपने आप से पूरी नहीं कर सकता। इसको अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए या पूर्ण करने के लिए क्या करता है, ये दूसरे होस्ट पर डिपेंड रहता है, दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है। ठीक है। तब जाके अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर पाता है। तो जो जिस भी जीव पर ये पैरासाइट डिपेंड रहता है उस जीव को कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं? होस्ट। तो अपन होस्ट भी पढ़ेंगे। होस्ट दो प्रकार के होते हैं, मतलब डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस पर जिस पर डिपेंड रहता है उसको कहते हैं क्या? होस्ट। तो अमीबा के लिए होस्ट कौन सा है? ह्यूमन। ह्यूमन। ठीक है। अमीबा के लिए जो होस्ट है वो है ह्यूमन। तो ये ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करता है, ऐसा नहीं है कि सारे अमीबा पैथोजेनिक हो। केवल पैथोजेनिक जो अमीबा होता है जैसे एंटाइमा हिस्टोलॉजिका है, तो यही है, ये डिपेंड रहता है ह्यूमन पर। तो ये विदाउट ह्यूमन ये सर्वाइव नहीं करेगा। ये करेगा तो करेगा किस में? ह्यूमन में। तो पैरासाइट में अपन कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं, जैसे कि सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस जो टर्म है, इसका मीनिंग क्या होता है? सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि जो पैरासाइट है और जो होस्ट है, वो दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। सिम्बायोसिस में जो रिलेशनशिप है पैरासाइट और होस्ट का, रिलेशनशिप है सिम्बायोसिस। तो उसमें क्या होता है कि जो पैरासाइट रहता है, पैरासाइट प्लस होस्ट, तो इन दोनों को ईच अदर, इसको इससे बेनिफिट होगा और इसको इससे बेनिफिट होगा। ठीक है। तो इसमें बेनिफिट होता है दोनों जन का, बेनिफिट। ठीक है। बेनिफिट होता है। तो जो इस प्रकार का रिलेशनशिप है इन दोनों का, इसे कहते हैं सिम्बायोसिस। क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरा टर्म आता है कॉमनसेलिज्म। ठीक है। कॉमनसेलिज्म। ठीक है। कॉमनसेलिज्म है जो, इसमें क्या रहता है कि जो पैरासाइट और जो होस्ट का रिलेशनशिप रहता है उसमें क्या होता है, जैसे ये पैरासाइट अपना, पैरासाइट प्लस
होस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, जो पैरासाइट है ये इससे बेनिफिट लेगा होस्ट से। कौन? पैरासाइट। जो पैरासाइट है वो होस्ट से क्या लेगा? बेनिफिट, फायदा लेगा। पर ये जो पैरासाइट है होस्ट से फायदा तो लेगा, पर ये इसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। ये इसको क्या नहीं पहुंचाएगा? हार्म नहीं करेगा, ठीक है। इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा पैरासाइट। तो जो इस प्रकार का रिलेशनशिप है पैरासाइट और होस्ट में, उसे कहते हैं कॉमनसेलिज्म। क्या कहते हैं? कॉमनसेलिज्म। सिम्बायोसिस में क्या था अभी? सिम्बायोसिस में क्या था अभी कि जो पैरासाइट प्लस होस्ट सेल थी, तो ये क्या थे? एक दूसरे को ईच अदर बेनिफिट करते थे, ठीक है। ये इसको बेनिफिट करता था, ये इससे लाभ लेता था, ये इससे लाभ लेता था, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप था इसे कहते थे सिम्बायोसिस। और कॉमनसेलिज्म में क्या है? कॉमनसेलिज्म में ये है कि ये पैरासाइट है ये होस्ट से बेनिफिट लेगा, परंतु ये होस्ट को कोई भी हार्म या नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस संबंध को कहते हैं अपन कॉमनसेलिज्म। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है अपना कौन सा? पैरासाइट, ठीक है। फिर आता है अपने इस पे पैरासाइटिज्म, ठीक है। पैरासाइटिज्म में जो संबंध है पैरासाइटिज्म, इसमें क्या रहता है कि जो पैरासाइट है ना, बड़ा लिख दिया इसको, पैरासाइट प्लस जो होस्ट रहेगा, होस्ट, तो इसमें क्या होता है कि जो पैरासाइट है वो होस्ट से क्या लेगा? लाभ लेगा या बेनिफिट्स, मतलब बेनिफिट्स लेगा, ठीक है। या न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो लेगा या इसको खाएगा। तो इसको तो पैरासाइट को तो बेनिफिट है, फायदा है, पर जो ये पैरासाइट है ये होस्ट को क्या करेगा? हार्म करेगा, ठीक है। हार्म करेगा या इलनेस करेगा, ठीक है। इलनेस करेगा, खाएगा। कौन? पैरासाइट होस्ट को। पैरासाइट तो होस्ट से बेनिफिट्स ले रहा है, परंतु जो होस्ट सेल है या होस्ट जीव है उसको ये क्या करेगा? हार्म पहुंचाएगा, इलनेस करेगा या खाएगा। तो जो इस प्रकार का रिलेशनशिप है इन दोनों का, पैरासाइट होस्ट का, उसे कहते हैं पैरासिटिज्म, ठीक है। आया समझ में? फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब पैरासाइट जो होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल है वो होती है होस्टों में, ठीक है। किसी के लिए 2 होस्ट रहते हैं, किसी के लिए सिंगल होस्ट। तो जो पैरासाइट साइकिल है, लाइफ साइकिल है, उसको बस समझेंगे आज, ठीक है। वो 2 प्रकार की साइकिल होती है पैरासाइट की, डायरेक्ट लाइफ साइकिल और इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। डायरेक्ट लाइफ साइकिल और इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। तो अपन समझेंगे डायरेक्ट लाइफ साइकिल, है ना। डायरेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। डायरेक्ट लाइफ साइकिल। तो डायरेक्ट लाइफ साइकिल में कुछ नहीं होता है। इसमें क्या है कि जो भी पैरासाइट है वो सिंगल होस्ट में लाइफ साइकिल करेगा, मतलब कि उसका पूरा जीवन है वो एक ही होस्ट में पूरा हो जाएगा। तो जो इस प्रकार की लाइफ साइकिल रहती है उसे कहते हैं डायरेक्ट लाइफ साइकिल। द पैरासाइट, समझ लेते हैं अपन कुछ, ठीक है। द पैरासाइट रिक्वायर्ड ओनली वन होस्ट, their life cycle it is called direct life cycle. The parasite require one host for their complete their life cycle is called direct life cycle, ठीक है।
जो भी पैरासाइट है उसको यदि वन होस्ट की रिक्वायरमेंट है लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है, जो उसकी लाइफ साइकिल है यदि उसको पूर्ण करनी है जीवन यापन, तो उसके लिए केवल सिंगल होस्ट, केवल वन होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके कहते हैं डायरेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, उसे कहते हैं डायरेक्ट लाइफ साइकिल। फिर जो दूसरी लाइफ साइकिल आती है वो है इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। दूसरी है इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। कौन सी है? इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक, या तो दो होस्ट रिक्वायर्ड रहेंगे पैरासाइट को लाइफ साइकिल सर्वाइव करने के लिए, या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें एक नहीं होगा। इसमें क्या था कि एक होस्ट रिक्वायरमेंट थी, बट इसमें नहीं है। इसमें क्या है, इसमें एक से अधिक, दो या दो से भी अधिक होस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं फॉर दियर लाइफ साइकिल कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, द पैरासाइट रिक्वायर 2 and more होस्ट बॉडी, ठीक है। दो या दो से अधिक जो होस्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी क्या में इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल में, ठीक है। द पैरासाइट रिक्वायर्ड two and more hosts. This type life cycle is called indirect life cycle, या indirect लाइफ साइकिल, ठीक है। तो डायरेक्ट लाइफ साइकिल में कुछ नहीं है, केवल एक ही पैरासाइट, एक मतलब पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है उसको पूर्ण करने के लिए केवल वन होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसे डायरेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। और जिस भी पैरासाइट की लाइफ साइकिल पूर्ण करने के लिए दो या दो से अधिक पैरा होस्ट की जरूरत रहती है उसे इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही, इसमें और कुछ नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे होस्ट के बारे में, थोड़ा होस्ट के बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं जानना एकदम से, ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अपन डीपली भी जाएंगे। पर अभी जो है मेन जगह बन जाए आप लोगों की, ठीक है। समझ में एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए दिमाग में कि अपन को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या होता है। एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, तब जाकर डीप नॉलेज करना है। एकदम से करोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट बहुत होगा। अब इसके बाद अपन जाते हैं होस्ट पर, ठीक है। होस्ट तो जो होस्ट है वो है डेफिनेटिव होस्ट। तो डेफिनेटिव होस्ट क्या होते हैं? डेफिनेटिव होस्ट ऐसे होस्ट होते हैं जिसमें जो पैरासाइट है वो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, या मल्टीप्लाई होगा या रिप्रोडक्शन होगा। कैसा होगा? डेफिनेटिव होस्ट में पैरासाइट का रिप्रोडक्शन तो होगा, मल्टीप्लिकेशन तो होगा, बट कैसा होगा? सेक्सुअली होगा, बाय सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ठीक है। द पैरासाइट, इसको अपन लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं। द पैरासाइट
पैरासाइट multiplication the parasite multiplication or reproduction by सेक्सुअली, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा या रिप्रोडक्शन होगा पैरासाइट का डेफिनेट होस्ट में, वो सेक्सुअली होगा। कैसा होगा? सेक्सुअली होगा, सेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअली होगा। और फिर इसके ये पहला होस्ट, फिर दूसरा होस्ट देखते हैं अपन कौन सा, इंटरमीडिएट होस्ट। दूसरा होस्ट कौन सा है? इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट। तो इंटरमीडिएट होस्ट में क्या होगा? पैरासाइट है, वो मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन करेगा पर सेक्सुअली नहीं करेगा। वो क्या करेगा? एसेक्सुअली। इसमें क्या है, ज़्यादातर जो लार्वल स्टेज है उनका डेवलपमेंट होता है इंटरमीडिएट होस्ट में। इसमें क्या है कि मैच्योर द लार्वल स्टेज ऑफ पैरासाइट एंड reproduction by asexually, ठीक है। इसमें क्या है, मोस्टली लार्वल स्टेज रहेगी ना पैरासाइट की, वो डेवलपमेंट होती है। और मल्टीप्लिकेशन होगा भी यदि तो ये सेक्सुअली होगा, सेक्सुअली नहीं होगा। सेक्सुअली तो डेफिनेटिव होस्ट में होता है, और इंटरमीडिएट होस्ट में क्या रहता है कि मल्टीप्लिकेशन होगा यदि तो सेक्सुअली नहीं होगा, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन होगा, वो लार्वा है, जो लार्वल स्टेज उसका डेवलपमेंट होता है। यदि मल्टीप्लिकेशन या डेवलपमेंट हुआ भी तो एसेक्सुअली होगा। यहाँ था सेक्सुअली, यहाँ एसेक्सुअली, बस। तो अपन ने होस्ट के बारे में भी थोड़ा सा जान लिया है। अब इसके बाद अपन चलेंगे अमीबा। अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ। अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ, जो कि प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। अब पढ़ेंगे अपन अमीबा। होस्ट को मैं डालूं, अमीबा। अमीबा, ठीक है। अमीबा में कौन सा पढ़ना है अपन को? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अमीबा अपन पढ़ रहे हैं, अमीबा में कौन सा पढ़ रहे हैं? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो अमीबा है, जो अमीबा का मतलब होता है चेंजेबल इन शेप। मतलब कि जो अमीबा है इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ठीक है। ये अपना शेप चेंज करता रहता है। क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। कभी सर्कुलर, तो कभी चपटा, तो कभी कैसा ही, ठीक है। तो चेंजेबल इन शेप में रहता है, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो पहले अपन इसकी देखेंगे मॉर्फोलॉजी। क्या देखेंगे? मॉर्फोलॉजी। क्या देखेंगे? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी देखेंगे अपन इसकी। तो मॉर्फोलॉजी जब अपन पढ़ेंगे तो मॉर्फोलॉजी देखेंगे अपन। मॉर्फोलॉजी में इसके 3 फॉर्म है बेसिकली। कौन से हैं 3 फॉर्म? एक है ट्रोफोजॉइड,
ट्रोफोजोइट, दूसरा है प्रीसिस्ट, फिर थर्ड वन है अपना सिस्ट। तो जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है उसकी मोर्फोलॉजी है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। 3 फॉर्म रहते हैं इसके, ट्रोफोजोइट, प्रीसिस्ट और सिस्ट, ठीक है। तो जो ट्रोफोजोइट रहता है उसका अपन यहाँ डायग्राम भी देख लेते हैं। ट्रोफोजोइट, ठीक है। तो ये है स्यूडोपोडिया, इसके द्वारा क्या है, इसमें चलन होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, ये आउटर साइड, ये स्यूडोपोडिया। तो इससे क्या है, इसमें मूवमेंट होता है इसकी वजह से अमीबा में। और जो ये वाला बाहर साइड है इसको कहते हैं अपन एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर साइड है ना ये वाला, इसे कहते हैं अपन क्या, एंडोप्लाज्म। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म। जो बाहर वाला है क्लियर है जो, उसे कहते हैं एक्टोप्लाज्म, और जो इनर साइड है उसे कहते हैं एंडोप्लाज्म। और ये है न्यूक्लियस, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। ये हैं कुछ आरबीसी जो कि इसने क्या इंगल्फ की हैं, आरबीसी। कुछ सेल्स डिग्री रहेंगे इसमें, और न्यूक्लियस के अंदर रहेगा क्या, क्रोमेटेड मटेरियल रहेगा, कैरियोसोम रहेगा, ठीक है। और फूड वैक्यूल भी रहेगी इसमें, क्या, फूड वैक्यूल भी रहेगी ट्रोफोजोइट में। फिर जो इसके बाद आती है इसकी प्रीसिस्ट वाली स्टेज। प्रीसिस्ट में क्या रहेगा इसका, इसमें ये है कंडेंस होने लगेगा। ये जो ट्रोफोजोइट है कंडेंस होकर प्रीसिस्ट बनाता है, क्या, कंडेंस होगा फिर प्रीसिस्ट बनाएगा। तो इसमें क्या रहता है, इसमें ये है प्रीसिस्ट अपनी, ठीक है, प्रीसिस्ट है ये। इस न्यूक्लियस हो गया, ये हो गई इसमें ग्लाइकोजन मास हो गया, इसमें फिर ये कैरियोसोम वगैरह हो गया, ठीक है, कैरियोसोम। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, ग्लाइकोजन मास, ठीक है। और ये कैरियोसोम, ठीक है। कैरियोसोम, गोल्गी मास, ग्लाइकोजन मास हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इसमें अब रेफ्रेक्टाइल क्रोमेटिड पाए जाते हैं, क्या, रेफ्रेक्टाइल क्रोमेटिड, कैसे, रेफ्रेक्टाइल क्रोमेटिड, ठीक है, प्रीसिस्ट में। अभी प्रीसिस्ट आगे डेवलप होगी, मतलब एंसिस्टेशन होगा इसका और आगे। तो ये क्या, सिस्ट में डेवलप, सिस्ट बना लेगी, ठीक है। तो इसकी जो सिस्ट रहती है अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की, वो क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट रहेगी, वो कुछ इस प्रकार बनेगी, ये सिस्ट, ठीक है। ये क्या है, सिस्ट, ये क्या है, 4 न्यूक्लियाई, 1 2 3 4, ये क्या है, न्यूक्लियाई, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्वाडी न्यूक्लिएटेड, सिस्ट। और यही इन्फेक्टिव फॉर्म भी है किसका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का। इसी को इन्फेक्टिव स्टेज भी कहते हैं, किसको, क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट को। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, इसकी मॉर्फोलॉजी है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जो फर्स्ट फॉर्म है ट्रोफोजोइट, इसको वेजिटेटिव फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है।
इसमें सूडोपोडिया पाए जाएंगे जो कि गति के लिए, मतलब जो इसमें मूवमेंट होगा उसके लिए जिम्मेदार रहते हैं। और इसमें एक रहेगा एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म क्या रहेगा, क्लियर रहेगा, क्लियर रिफ्रैक्टाइल रहेगा। और जो एंडोप्लाज्म है वो क्या है, उसमें स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, मतलब ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस रहेगी इसकी, ठीक है। इसमें आरबीसी वगैरह, सेल्स टीबी वगैरह अपीयर रहेंगे, फूड वैक्यूल्स वगैरह भी रहेंगे, ठीक है, एंडोप्लाज्म में। फिर इसके बाद इसके पास साइज देख लेते हैं। तो साइज तो वेरी करती रहती है, पर इसकी जो बुक में मेंशन है वो बता रहे हैं 10 to 60 माइक्रोमीटर। और जो सिस्ट की साइज रहेगी वो रहेगी 10 to 40 माइक्रोमीटर, ठीक है, डायमीटर, ठीक, डायमीटर में रहेगी। फिर इसके बाद ये हो गया। फिर प्रीसिस्ट क्या है, जब ट्रोफोजोइट कंडेंस होता है तो एक स्टेज बनती है सिस्ट के पहले। जब ट्रोफोजोइट सिस्ट बनाने के लिए, ये ट्रोफोजोइट फॉर्म है, जब ये सिस्ट बनाएगा, जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जब ये इसको समझ आएगा कि अब हम सर्वाइव नहीं कर सकते या आगे लाइफ साइकिल कंटिन्यू नहीं रख सकते, जब इसको पता चलता है कि ये एनवायरनमेंट है जो अनफेवरेबल है, हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो ये जो ट्रोफोजोइट है अमीबा, ये क्या करता है, ये सिस्ट फॉर्म बनाता है, ठीक है, ये सिस्ट फॉर्म बनाता है। तो ये क्या करता है, कंडेंस होता है पहले। तो ये जब जो ट्रोफोजोइट ये कंडेंस होगा, तो ये कंडेंस होगा, तो जो कंडेंस होगा तो उसमें सिस्ट से पहले एक स्टेज और बनेगी जिसे कहते हैं प्री सिस्ट। सिस्ट से पहले प्री सिस्टिक स्टेज। तो ये है प्री सिस्टिक स्टेज, ये अमीबा है, कंडेंस होके सिस्ट बनाता है। तो सिस्ट बनाने से पहले बीच में एक स्टेज होती है, उसे कहते हैं प्री सिस्टिक स्टेज। प्री सिस्टिक स्टेज यह है। फिर देन इसके बाद ये सिस्ट बनाता है, जो कि क्या है, इनफेक्टिव फॉर्म भी है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का। तो ये है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। फिर इसके बाद अपन इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं, ठीक है। आया कुछ समझ में? जहाँ डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, अपन शॉर्ट ही वीडियो बना के उस डाउट को सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। पहले तो इसकी लिखते हैं अपन हैबिटेट, यहाँ लिखते हैं हैबिटेट एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की इन्फेक्टिव नहीं, हैबिटेट क्या लिखना, हैबिटेट, हैबिटेट। हैबिटेट क्या है इसकी, लार्ज इंटेस्टाइन। ये कहाँ हैबिटेट करेगा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम में, ठीक है, कहाँ, सीकम में। तो वहाँ पर एग्जिस्ट करना, मतलब एग्जिस्ट करेगा या सर्वाइव करेगा। तो अपन कुछ डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो ये हो गया अपना मुख, ठीक है, यह ग्रास नली हो गई है कहीं, फिर ऐसा आता है, ऐसा आता है, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये है लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ यहाँ ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जहाँ ये जुड़ते हैं ना, इस पॉइंट को मतलब यहाँ रहता है सीकम, ये क्या, सीकम, ठीक है। तो ये है अपनी इंटेस्टाइन लार्ज वाली, हाँ, ये रेक्टम है फिर इसका। तो इसमें क्या है कि जब भी इन्फेक्टिव फॉर्म है जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का इन्फेक्टिव फॉर्म है, क्वाड्रीन्यूक्लियोटेड सिस्ट है, जब वो कोई भी इनमें फूड या वाटर, ठीक है,
कोई भी व्यक्ति यदि कोई फूड इंजेक्शन करता है या वाटर ड्रिंक करता है, ठीक है, वाटर ड्रिंक करता है, तो यदि उस वाटर या फूड में यदि क्या हो, कोऑर्डिनेटेड सिस्ट प्रेजेंट हो, या जो फूड या फिर जो वाटर है वो कंटामिनेटेड हो, कैसे, कोऑर्डिनेटेड सिस्ट ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से। तो फूड के साथ जब ये कोऑर्डिनेटेड सिस्ट अंदर जाती है तो यहाँ आती है, ठीक है, यहाँ आ गई आमाशय में, स्टोमच में। तो यहाँ HCl निकलता है, पर इतनी पावरफुल होती है कि HCl का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये इससे रेसिस्टेंट है। फिर ये कहाँ आ जाती सिस्ट, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ भी कुछ नहीं होता। पर जहाँ ये पॉइंट है ना, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती है और लार्ज इंटेस्टाइन मिलती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट सीकम और इसका है इलियम। तो यहाँ क्या है, ड्यू टू एल्कलाइन मीडियम, यहाँ क्या है, ड्यू टू एल्कलाइन मीडियम ये सिस्ट क्या है, रप्चर्ड हो जाती है, किसकी वजह, ट्रिप्सिन की वजह से। यहाँ ट्रिप्सिन पाया जाएगा, या ट्रिप्सिन की वजह से यहाँ एल्कलाइन मीडियम पाया जाएगा, जिसकी वजह से जो सिस्ट है वो रप्चर्ड हो जाएगी, और जो रप्चर्ड होगी उस प्रक्रिया को बोलते हैं एग्जिस्टेशन। क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेशन। यहाँ लिख लो, क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेशन होगा, ठीक है। जो सिस्ट आई है उसका एग्जिस्टेशन होगा। ये मान के लो कोऑर्डिनेटेड सिस्ट है अपने पास। अब ये यहाँ पर पहुँच गए ड्यू टू एल्कलाइन मीडियम, ए वाली लेयर इसकी रप्चर्ड हो जाएगी। अब बचे अपने पास ये 4 न्यूक्लियाई, ये 4 न्यूक्लियाई यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 8 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। 8 में कन्वर्ट तो होंगे, ठीक है, 8 में हो गए कन्वर्ट, पर इनका ये एक साइटोप्लाज्म बना लेते हैं अपना अपना, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं मेटासिस्ट, इन्हें क्या बोलते हैं, मेटासिस्ट। और फिर ये डेवलप हो जाते हैं ट्रोफोजोइट में, ठीक है, ट्रोफोजोइट में ये मेटासिस्ट फिर बाद में मल्टीप्लाई होगी, मैच्योर होगी, फिर ट्रोफोजोइट बना लेते हैं, ट्रोफोजोइट अमीबा का ट्रोफोजोइट बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये बन गया ट्रोफोजोइट, मतलब ऐसा अमीबा, ठीक है, अमीबा। तो ये यहाँ पर रप्चर्ड हुए और ये ट्रोफोजोइट ने बना लिया अमीबा ने। तो जब ये अमीबा ट्रोफोजोइट बन जाते हैं तो फिर से ये जो ट्रोफोजोइट हैं, फिर से जब इनको लगता है कि अब अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये क्या करते हैं, ये रीजन अननोन है कि इनको क्यों लगता है कि अनफेवरेबल है, तो फिर ये क्या करते हैं, ये फिर से सिस्ट बनाते हैं। जो ट्रोफोजोइट है ये फिर से सिस्ट बनाएगा तो फिर से इसमें प्रीसिस्टिक स्टेज आएगी, जो अपने पहले पढ़ी थी, ठीक है, प्रीसिस्टिक स्टेज आएगी, और फिर बनाएगा ये सिस्ट। तो ये जो ट्रोफोजोइट से सिस्ट बनने की प्रक्रिया है, ट्रोफोजोइट से सिस्ट बनने की जो कोऑर्डिनेटेड सिस्ट बनने की प्रक्रिया है, इसको कहते हैं एनसिस्टेशन। क्या बोलते हैं, एनसिस्टेशन, एनसिस्टेशन, इसको कहते हैं एनसिस्टेशन, ठीक है। तो जब एनसिस्टेशन हो गया, ये एनसिस्टेशन केवल ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में होगा, यदि टिश्यू में है टिश्यू तो वहाँ पर नहीं होगा, ये सिस्ट फॉर्म नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है। यदि ये एनसिस्टेशन की जो प्रक्रिया है ये होगी तो सिर्फ ल्यूमेन में, इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में ही होगी, फिर इसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाएगी, ठीक है, एनसिस्टेशन की प्रक्रिया। तो ये एनसिस्टेशन हो गया, और जब ये सिस्ट बन जाएगी तो ये क्या होगी, फीसेस के थ्रू बाहर जाएगी, ठीक है। तो ये फीसेस के थ्रू बाहर जाएगी सिस्ट। अब ये फीसेस है जो स्टूल है,
ये इसको मान के चलो कोई भी आया या मक्खी आई या कोई भी आर्थ्रोपोड आया या कोई भी जीव आया उसने खा लिया, फिर कोई भी आर्थ्रोपोड, कोई मक्खी है, ठीक, कोई बी है, मक्खी है, उससे इस पे बैठी, ठीक है, स्टूल पर, और यहाँ से उसने क्या किया कि जो क्वाड्रिन्युक्लियर सिस्ट थी उसको इंजेस्ट कर लिया, और यही जो मक्खी आई या कोई भी आया, ये किसी भी जरिए मैकेनिकल या बायोलॉजिकल कोई भी जरिए से क्वाड्रिन्युक्लियर सिस्ट आएगी, और जो ह्यूमन का फूड होगा, क्या होगा, फूड होगा, या जो वाटर है इंजेक्शन के लिए, इसमें ये मक्खी बैठ गई, तो जो यहाँ पर क्वाड्रिन्युक्लियर सिस्ट रिलीज हुई थी वो यहाँ पर पहुँच गई, तो ये फूड क्या हो गया, कंटामिनेटेड। कैसे, क्वाड्रिन्युक्लियर सिस्ट से क्या हुआ, कंटामिनेटेड, ठीक है। एक तो ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है, बाई चांस कोई भी कहीं से भी कोई मैकेनिकल वेक्टर आ जाए और वो यहाँ से यहाँ तक कैरी कर दे क्वाड्रिन्युक्लियर सिस्ट को, तो ये कंटामिनेट हो जाएगा। फिर ये वाटर या फूड है, ये ह्यूमन फिर से कोई भी ह्यूमन इंजेस्ट करेगा तो उसको फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है, यही साइकिल इसकी चलती रहती है, ठीक है, क्या है, चलती रहती है। तो पहले क्वाड्रिन्युक्लियर सिस्ट इंजेस्ट होगी ह्यूमन में, फिर वो सीकम में आएगी, सीकम में वहाँ पर होगा इसका एग्जेस्टेशन, एग्जेस्टेशन होने के बाद उसमें से फिर बनेंगे इसके मैच्योर ट्रोफोजोइड, फिर ट्रोफोजोइड फिर से फॉर्म बनेंगे क्या, क्वाड्रिन्युक्लियर सिस्ट, फिर वो सिस्ट होगी लीज स्टूल में, और फिर वो स्टूल क्या है, स्टूल से वो फिर से कंटामिनेटेड करेगा किसको, ह्यूमन फूड को या वाटर को, तो वो फिर अदर ह्यूमन को भी इन्फेक्शन फैलेगा, ट्रांसमिटेड होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है अमीबा एंड स्टडी का, क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, 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 मोड ऑफ ट्रांसमिशन काय के द्वारा, बाय कंटामिनेटेड, एक तो फूड हो, कंटामिनेटेड वाटर हो, या कंटामिनेटेड कोई भी खाने पीने का आइटम है वो भी कंटामिनेटेड हो तो भी इन्फेक्शन फैल जाएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ए हो गया, समझ में आया। सबसे पहले क्वाड्रिन्युक्लियर सिस्ट है वो जाएगी इंटेस्टाइन में, वो फिर सीकम में जाके क्या होगी, एग्जिस्टेशन होगा उसका, फिर उसमें से 4 न्यूक्लियाई रिलीज होंगे, 4 न्यूक्लियाई फर्दर बाइनरी फ्यूजन के थ्रू 8 न्यूक्लियाई बट जाएंगे, और उन 8 का अपना अपना ओवेन क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, उसको कहेंगे मेटासिस्टिक। ये मेटासिस्ट हैं जो मैच्योर के ट्रोफोजोइड बनाते हैं, फिर ट्रोफोजोइड फिर से सिस्ट बनाता है, और वो सिस्ट फिर स्टूल के थ्रू पास आउट होती है, और फिर वो फिर से कंटामिनेट करती है ह्यूमन फूड एंड वाटर को, तो फिर से इन्फेक्शन हो जाता है। इस प्रकार एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। तो लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की लाइफ साइकिल। अब इसके बाद अपन इसकी पैथोजेनेसिस है जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की, उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद अपन इसके लैब डायग्नोसिस के बारे में भी बात करेंगे। अब क्या कहें, पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, इसमें क्या, पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, पैथोजेनेसिस ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका।
तो जब ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इंटेस्टाइन म्यूकोसा इन्वेट करता है या सब म्यूकोसा में इन्फेक्शन क्रिएट करता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, तो जो इंटेस्टाइनल डिसेंट्री है, अमीबिक डिसेंट्री है, इसको क्या बोलते हैं? अमीबिक डिसेंट्री। जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करेगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो इसमें इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो उस इन्फेक्शन को बोलते हैं अमीबिक डाइसेंट्री। क्या बोलते हैं? अमीबिक डाइसेंट्री, इंटेस्टाइन पैथोजेनेसिस। ठीक है, इंटेस्टाइन, यदि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इंटेस्टाइन में इन्वेट करेगा, म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उसमें इन्वेट करेगा, तो जो डिसीज का नाम है उसे बोलते हैं क्या? अमीबिक डाइसेंट्री। अमीबिक डाइसेंट्री। अमीबिक डाइसेंट्री। ठीक है, अमीबिक डाइसेंट्री, अमीबिक डाइसेंट्री। और जो इन्फेक्शन कॉज इसने किया इंटेस्टाइन में, तो इसे बोलेंगे अमीबिक डाइसेंट्री। और इसको प्राइमरी अमीबियासिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी अमीबियासिस। और क्या कहते हैं? यदि इंटेस्टाइन में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिक इन्फेक्शन कॉज करेगा, म्यूकोसल मेम्ब्रेन को में इन्फेक्शन कॉज करेगा इंटेस्टाइन की, तो उसे कहते हैं अमीबिक डाइसेंट्री। और उसी को कहते हैं प्राइमरी अमीबियासिस। एक होता है प्राइमरी अमीबियासिस जिसमें डिसेंट्री आती है इंटेस्टाइन में, और एक रहता है सेकेंडरी अमीबियासिस। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी अमीबियासिस। सेकेंडरी अमीबियासिस क्या? ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी अमीबियासिस। ठीक है, सेकेंडरी अमीबियासिस। तो सेकेंडरी अमीबियासिस में क्या होता है कि जब एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये मान चलो इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, तो यहाँ उसने इन्फेक्शन कॉज किया, ये है इसकी म्यूकोसल मेम्ब्रेन। इंटेस्टाइन की क्या है? म्यूकोसल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो यहाँ जब ये ट्रिप्सोजोइड इन्फेक्शन कॉज करेगा इस लेयर में, तो यहाँ क्या है कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ये ट्रोफोजोइड इन्फेक्शन यहाँ कॉज करके, प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करके इन्वेट करके इसको इन्वेट करेगा। फिर ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, वेंस के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये चला जाएगा किसमें? लीवर में। ठीक है, अब ये चला गया पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में। जब ये लीवर में जाएगा तो ये लीवर में इन्फेक्शन कॉज करेगा, लीवर में करेगा, और फिर लीवर से भी जा सकता है कहाँ? लंग्स में भी जा सकता है, लंग्स। ठीक है, लंग्स में भी जा सकता है, लंग्स। ठीक है, तो जब ये ट्रोफोजोइड इंटेस्टाइन की म्यूकोसल मेम्ब्रेन को इन्वेट करके पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा जब लीवर में पहुंचता है, तो यहाँ फिर ये सेकेंडरी अमीबियासिस कॉज करता है। क्या? सेकेंडरी अमीबियासिस, सेकेंडरी अमीबियासिस कॉज करता है। इसमें क्या? लीवर एब्सेस बन जाती है। तो जो प्राइमरी अमीबियासिस है वो केवल होगा इंटेस्टाइन में, और जो सेकेंडरी अमीबियासिस है वो होगा लीवर में। मतलब इंटेस्टाइन को छोड़कर कहीं भी लीवर में हो गया, लंग्स में हो गया, तो ये जो अमीबियासिस है वो सेकेंडरी अमीबियासिस में आएगा। और प्राइमरी में अपना अमीबिक डिसेंट्री आएगी, इंटेस्टाइन में होगा, और सेकेंडरी में लीवर या लंग्स में होगा, ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो ये थी मतलब इसकी पैथोजेनेसिस अमीबा की। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं लैब डायग्नोसिस।
ठीक है, लैब डायग्नोसिस। अब एक चीज और बता दें कि यदि इंटेस्टाइन से इसमें साइन और सिम्टम क्या रहेगा। जब भी किसी पेशेंट को हम प्राइमरी अमीबेसिस होगा, ठीक है, अमीब डिसेंट्री होगी, तो इंटेस्टाइन से जब वो स्टूल रिलीज करेगा रेक्टम से, एनस से, तो क्या होगा, अपन को उसमें वो देखने को मिलेगा कि इसमें क्या आएगा, ब्लड प्रेजेंट रहेगा स्टूल में, और क्या म्यूकस प्रेजेंट रहेगी, और ऑर्डर कैसी रहेगी, ऑफेंसिव ऑर्डर रहेगी, ब्लड रहेगा, म्यूकस रहेगा, और जो स्टूल का पीएच रहेगा वो रहेगा एसिडिक। क्या रहेगा, एसिडिक। पर और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी, लूज रहेगी। यदि अमीबिक डिसेंट्री है तो उसमें अपन को इतनी चीज देखने को मिलेगी, क्या, ऑफेंसिव ऑर्डर, ब्लड, म्यूकस, एसिडिक मीडियम, और लूज इसकी क्या है, लूज कंसिस्टेंसी रहेगी। यदि लूज कंसिस्टेंसी है तो एक बात ध्यान रखना कि उसमें ट्रोफोजोइट भी प्रेजेंट रहेगा, किसमें, स्टूल में। यदि फॉर्म्ड है स्टूल, तो उसमें अपन को केवल दो चीजें देखने को मिल सकती हैं। एक तो मिल सकती है सिस्ट, और एक मिल सकती है प्रीसिस्ट। यदि अपन ये देख के पता लगा सकते हैं, यदि स्टूल लूज है तो अपन ये लगा सकते हैं कि उसमें ट्रोफोजोइट मिलेगा, सिस्ट मिलेगी, प्रीसिस्ट मिलेगी, तीनों चीजें मिल जाएंगी। पर फॉर्म्ड वेल फॉर्म्ड स्टूल है तो उसमें अपन को ट्रोफोजोइट नहीं मिलेगा, सिस्ट और प्रीसिस्ट देखने को मिलेगी लैब डायग्नोसिस में। ठीक है, तो अपन लैब डायग्नोसिस देखते हैं इसका। ये तो बेसिक फीचर था जो स्टूल का, जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन करते हैं स्टूल की, ये सब चीज़ें थी, बता दिया आप लोगों को। अब आते हैं लैब डायग्नोसिस। ठीक है, लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में क्या है, फ्रेशली स्टूल लेना है अपन को, फिर उसमें अपन को क्या करना है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में अपन स्टूल सैंपल लेते हैं और उसको क्या करते हैं उसको करते हैं अपन स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं, एक सलाइन और एक ल्यूगस आयोडीन की। ठीक है, अपन स्लाइड प्रिपरेशन करेंगे, एक करेंगे आयोडीन की और एक करेंगे नॉर्मल सलाइन की। तो फ्रेशली अपन एक स्टूल सैंपल लेंगे, पेशेंट का मांगेंगे, ठीक है, एक वाइट कंटेनर में लेबल होना चाहिए कंटेनर। फिर उसके बाद अपन एक एप्लीकेटर स्टिक से इसमें से स्टूल सैंपल लेंगे, एक स्लाइड लेंगे, यहाँ पर स्लाइड लेंगे अपन। ठीक है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी अपन क्या करते हैं कि एक स्लाइड लेंगे अपन, ये स्लाइड है, ठीक है, और अपन को कवर स्लिप लेनी है, ये कवर स्लिप है छोटी छोटी। ठीक है, तो इसमें से अपन एप्लीकेटर स्टिक की मदद से, मतलब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अपन 1-2 ड्रॉप डालेंगे NS और इस साइड डालेंगे अपन क्या, ल्यूगस आयोडीन। यहाँ डालेंगे आयोडीन और यहाँ डालेंगे NS। ठीक है, अपन ने यहाँ 1-2 ड्रॉप डाल दिया NS, 1-2 ड्रॉप डाल दिया आयोडीन। फिर इसके बाद अपन एप्लीकेटर स्टिक लेंगे, इसमें से सैंपल लेंगे उसका,
इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसा ऐसा सैंपल इस ड्रॉप में। फिर एक कवर स्लिप लेंगे और इसको यहाँ पर कवर कर देंगे, और कवर ऐसा करना है कि इसमें एयर बबल ना आए। फिर इसके बाद अपन दूसरी एप्लीकेटर स्टिक लेंगे और फिर इसको लीगल्स आयोडीन में मिक्स करेंगे स्टूल सैंपल को। फिर दूसरी बारी कवर स्लिप इसके ऊपर रख देंगे, ध्यान रखिए कि एयर बबल ना आए। ठीक है, तो जो अपन एनएस वाले में देखेंगे, अपन क्या देखेंगे, ट्रोफोजोइट। इसमें केवल अपन ट्रोफोजोइट देखेंगे, अमीबा का ट्रोफोजोइट। और इसमें अपन उसकी सिस्ट प्रीसिस्ट वाली स्टेज डायग्नोस करते हैं। इसमें भी दिखेंगी पर इसमें ज़्यादा दिखेंगी क्योंकि ये स्टेन ले लेता है आयोडीन। ठीक है, तो ये इसमें सिस्ट अपन को डायग्नोस करने को मिलेगी और प्रीसिस्ट मिलेगी, इसमें ट्रोफोजोइट मिलेगा। ठीक है, और ये ट्रोफोजोइट मिलेगा वो क्या है, मूवमेंट वाला मिलेगा, मतलब गतिशील रहेगा, यूनि डायरेक्शन में, वन यूनि डायरेक्शन में मूवमेंट रहेगा। अमीबा का ट्रोफोजोइट है यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, एक ही यूनिफॉर्म, मतलब इस दिशा में इसमें है तो इसी में वो मूवमेंट करेगा, ना कि इस साइड में साइड। यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट रहेगा अमीबा का। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल। तो इसमें ट्रोफोजोइट डिटेक्ट कर लेते हैं अपन इसमें, ये तो होगा स्टूल का। फिर इसके बाद यदि लीवर में हो अमीबियासिस, लंग्स में हो, तो वहाँ से सैंपल एक्सपायर्ड करके या वो लैब में भेजते हैं फिजिशियन। तो अपन वहाँ क्या करते हैं, उसको स्टेन करते हैं, मतलब फिर से स्टेन करेंगे उसको, ट्राइकोम हेमाटोक्सिन स्टेन आती है उससे स्टेन करते हैं। फिर इसके बाद इसमें एक टेक्निक और है, यूसिन माउंट। क्या है, यूसिन माउंट। इसमें लिखने अपन यूसिन माउंट। क्या है, यूसिन माउंट। तो यूसिन माउंट जो टेक्निक है, इसमें क्या है कि जो ट्रोफोजोइट है और जो सिस्ट है वो कलर नहीं लेता, स्टेन नहीं लेता, बल्कि जो बैकग्राउंड है वो कलर ले लेता है। और पिंक के बैकग्राउंड में जो अमीबा का ट्रोफोजोइट है वो मूवमेंट करती हुई नजर आता है, और सिस्ट है वो अलग नजर आती है। ठीक है, तो इसमें क्या स्टेन नहीं लेता है, बट यूसिन के कारण बैकग्राउंड है वो पिंक कलर स्टेन ले लेता है। तो यह डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। और भी टेस्ट हैं इसके, ब्लड टेस्ट है, ब्लड में सीबीसी हो गया, ईसिनोफिल हो गया, एब्सोल्यूट ईसिनोफिल काउंट हो गया। ठीक है, तो ये है इसका लैब डायग्नोसिस, जो कि अपन माइक्रोस्कोपी में करते हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, वो देखते हैं अपन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसमें से जो आ सकते हैं एग्जाम में, वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखते हैं अपन, अमीबा की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, कौन कौन से बोलो, ट्रोफोजोइट, फिर इसके बाद प्रीसिस्ट, इसके बाद सिस्ट। इसकी जो डायमीटर रहेगा 10 to 60 डायमीटर माइक्रोमीटर में। ठीक है, और जो इसका रहेगा वो 10 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद मॉर्फोलॉजी हो गई। फिर इसके बाद इसकी हैबिटेट देख लेते हैं अपन, हैबिटेट ये कहाँ हैबिटेट करता है। हैबिटेट का मतलब होता है कि जहाँ जिस जगह है बॉडी में ये सर्वाइव करता है या रहता है, इसकी रहने की जगह को हैबिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, हैबिटेट। तो ये कहाँ रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन, वो भी कहाँ, सीकम में। ठीक है, फिर इसके बाद
इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है इसका? इन्फेक्टिव फॉर्म इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है अमीबा का? क्या है? कोऑर्डिनेटेड सिस्ट, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। ये किस प्रकार रहेगी? ये रहेगी ऐसी, ये है इनकी इन्फेक्टिव फॉर्म। इन्फेक्टिव फॉर्म कोऑर्डिनेटेड सिस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या महत्वपूर्ण? मॉर्फोलॉजी हैबिटेट इन्फेक्टिव फॉर्म होस्ट। इसमें सिंगल होस्ट रिक्वायरमेंट रहेगी। क्या होस्ट क्या है इसका? ह्यूमन है, ठीक है। सिंगल होस्ट है ये पैरासाइट में, शायद सिंगल होस्ट पैरासाइट है, यही डेफिनेटिव होस्ट है इसका। क्या है? डेफिनेटिव होस्ट। और इस सिंगल होस्ट पैरासाइट है। क्या है? सिंगल होस्ट पैरासाइट है, ठीक है। सिंगल होस्ट पैरासाइट है। मॉर्फोलॉजी 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है: ट्रोफोजोइट, रिसेस्ड, सेस्ट, हैबिटेट, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम। इन्फेक्टिव फॉर्म में कोऑर्डिनेटेड रिसेस्ड, होस्ट ह्यूमन और डेफिनेटिव होस्ट है, ठीक है। इसका सिंगल होस्ट है, सिंगल होस्ट पैरासाइट है, एक ही होस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसकी लाइफ साइकिल डायरेक्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या रह गया इसमें? ये हो गया। हाँ, मूवमेंट इसका किसके द्वारा होता है? मूवमेंट किसके द्वारा होता है? मोटिलिटी बाय स्यूडोपोडिया के द्वारा होगी। और कैसे होगी? यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। जो मोटिलिटी होगी यूनिडायरेक्शनल होगी। यूनिडायरेक्शनल हुई मोटिलिटी। होस्ट हो गया सिंगल होस्ट पैरासाइट, मोटिलिटी हो गई। और क्या इसमें इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन बन सकता है? ठीक है, तो ये था पैरासाइट। कौन सा? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि प्रोटोजोआ है, अमीबा है, जो कि ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करता है। क्या? अमीबियासिस। यदि अमीबियासिस इंटेस्टाइनल में है तो उसको प्राइमरी अमीबियासिस कहते हैं। और यदि वही इन्फेक्शन अदर ऑर्गन जैसे कि लीवर, लंग्स में हो जाए तो फिर उसे कहते हैं सेकेंडरी अमीबियासिस।